और कंसंट्रेशन चल रहा है, जिसमें 2 मेथड पढ़ चुके हैं। तीसरा मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जो आए हुए हैं और कंसंट्रेशन पे वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, और प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन। इट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और ये स्पेशली ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, ये किसके लिए कराया जाता है? तो किसी को आइडिया है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए होता है किसी को आइडिया? नहीं, फॉर सल्फाइड ओर। तो ये ध्यान रखना कि अगर सल्फाइड ओर है तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग करो ना करो, मतलब किसी में की जाती है किसी में नहीं की जाती है ना, कुछ करे ना, ये फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो जरूर किया जाता है। तो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक डायग्राम होता है, वो स्कूल लेवल पे जब ये क्वेश्चन आता था तो लेबल डायग्राम जो है पूछा जाता था। तो अब कोई लेबल डायग्राम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये मैं उसका डायग्राम दिखा दे रहा हूं आप लोगों को ताकि एक आइडिया लग सके। दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हो टैंक है, कंटेनर है ये, ठीक है, और इसमें एक नीचे से इनलेट बना हुआ है। दिस इज द इनलेट, ये इनलेट बना हुआ है। इसके अंदर ओर को पाउडर करके ऑयल में मिक्स कर दिया जाता है, और ऑयल का नाम पूछता है ये ऑयल कौन सा है। ये पाम ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल होता है। ऑयल में या तो पाम ऑयल होगा और क्या होता है, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो पाम ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल के साथ मिलाकर उसके अंदर डालते हैं स्लरी के फॉर्म में, है ना। जैसे वो होता है जब कंक्रीट बनना होता है, आरसीसी बनना होता है ना, तो उसमें हम लोग जो है गिट्टी बालू ये सब मिला के स्लरी बनाते हैं, तो वो स्लरी इसमें डाली जाती है। और ये पूरा का पूरा टैंक के अंदर क्या फिल है, ये पूरा वाटर फिल है, वाटर है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेथड किस बात पे, मतलब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल है डिफरेंशियल वेटिबिलिटी। प्रिंसिपल है डिफरेंशियल वेटिबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? वेट होने की अलग अलग एबिलिटी, दैट इज डिफरेंशियल वेटिबिलिटी। तो सल्फाइड ओर जो होता है वो, जो सल्फाइड ओर है उसकी वेटिबिलिटी होती है ऑयल में, ऑयल वेटिबिलिटी होती है, ऑयल वेट होता है। जबकि जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी वो वाटर वेट होती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी वाटर से वेट हो जाएगी और वो हैवी हो जाती है, वो अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाती है। तो इम्प्योरिटी सारी की सारी कहां चली जाएंगी? बॉटम पे सेटल हो जाएंगी, है ना, ये बॉटम पे सेटल हो जाएंगी इम्प्योरिटी, दिस वन। और जो ऑयल है, एक्चुअली यहां पे दिख रहा है ये पाइप है, हॉलो पाइप है, ठीक है। और इस हॉलो पाइप में मिडिल में एक रोटर लगा हुआ है और जिसके ऊपर फैंस लगे हुए हैं, ब्लेड लगी हुई हैं। तो ये रोटर जो है इसको रोटेट करता है जब, ठीक है, जिससे फैन रोटेट होता है और जो स्लरी जा रही है वो होमोजीनियसली मिक्स होती है, ठीक। और यहां से हॉलो पाइप है, इसमें से क्या पास किया जा रहा है? एयर पास की जा रही है। जब एयर पास करेंगे तो देखो वैसे ही होता है, जब तुम क्या करते हो, सोप सोल्यूशन ले लो और उसमें जो एयर ब्लो करो, क्या होता है? कभी किया है? फूक मारी हो है, और फिर बबल्स का पूरा जो है पहाड़ बनने लगता है। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। तो जैसे ही एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ पे ऑयल के बबल्स बनते हैं। सोप में तो सोप बबल बनता था, इसमें किसके बबल बनते हैं? ऑयल बबल बनता है। और ऑयल बबल के सरफेस पर
सल्फाइड और आकर स्टिक कर जाते हैं, मतलब और जो है इसके सरफेस पे आके स्टिक कर जाते हैं, दिस वन। और चूंकि बबल जो होता है ये लाइट होता है, तो वो धीरे 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 ऊपर उठता रहता है, बबल की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठेगा तो ढेर सारा बबल्स यहाँ पे दिख रहा है इकट्ठा हो जा रहा है, ढेर सारा बबल्स इकट्ठा हो गया। और फिर जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा भाई, कंटेनर में से वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जो कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहा है वो उसको धीरे धीरे कलेक्ट किया जाता है और उसी के अंदर और पहुंच चुका है, क्लियर है। yes. जबकि जो इम्प्योरिटी है वो वाटर में ही वहीं पे सेटल डाउन हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग स्टेप में कि किसका क्या काम है, ठीक है। जैसे एक पूछा जाता है फ्रोथिंग एजेंट, पूछा जाता है फ्रोथिंग एजेंट, मतलब फ्रोथिंग एजेंट मतलब झाग किससे बन रहा है, तो बताओ ये बबल किससे बना, ऑयल बबल है, तो फ्रोथिंग एजेंट कौन है, फ्रोथिंग एजेंट है पाम और यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल ये फ्रोथिंग एजेंट है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है फ्रोथ कलेक्टर कौन है, फ्रोथ कलेक्टर किसे बोला जाता है, केवल केवल कलेक्टर बोलो, कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्टर का काम कलेक्शन को बढ़ाना है। एक्चुअली अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ऑयल खुद कलेक्टर का काम करेगा, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑयल को एज ए कलेक्टर मानेंगे क्योंकि उसी के सरफेस पे और कलेक्ट हो रहा है। और कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कलेक्शन को बढ़ा देते हैं, जैसे पोटेशियम इथाइल जेंथेट बहुत कॉमन नाम लिया जाता है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, दिस वन पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ये देखो ये दो कार्बन दैट इज C2H5 है, O C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे पोटेशियम लगा होता है, तो ये है पोटेशियम इथाइल जेंथेट। इसमें ये वाला एंड देखो, ये वाला हाइड्रोफोबिक है कार्बन है, और ये वाला एंड चार्ज्ड है तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो होगा वो वाटर की तरफ होगा, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो ऑयल में धंसा हुआ होता है, ऑयल में एम्बेडेड होगा। तो इसका शेप जो है ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है, और इसके सरफेस पर इस तरह से कलेक्टर्स लगे हुए होंगे, बात समझ आ रही है, दिस वन। तो अब ये क्या करते हैं, ये तेजी से होल्ड करके रखते हैं, जो ओर होता है ओर को होल्ड कर लेते हैं बाय आयन डाइपोल अट्रैक्शन, बात समझ आ रहा है। ये आयन हो गया सल्फाइड, ये और जो सल्फाइड हो रहे हो वो डाइपोलर होगा, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन की तरह की वजह से वो होल्ड करने लगता है, कलेक्शन बढ़ जाता है। इज इट क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि अगर कलेक्टर पूछा जाए क्या है, तो अगर इथाइल जेंथेट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो जो ऑयल दिया होगा वही क्या हो जाएगा, कलेक्टर। अदरवाइज ऑयल को भी और पोटेशियम इथाइल जेंथेट जो है दोनों को हम कलेक्टर बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर हाँ जी सर एक बार ये फ्लोटिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। फ्रोथिंग एजेंट मतलब जिससे कि झाग बनेगा, ठीक है। ओके सर। तो जो ऑयल यूज किया जा रहा है उसी वही झाग बनता है, ठीक। ये क्लियर है। यस सर।
ओके इसके बाद जब देखो बबल ऊपर जाएगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप सोप बबल को आप ब्लो करो, उसमें सोप सॉल्यूशन को एयर ब्लो करो, बबल ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो फटने लगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होगा, अगर फटने लगेगा तो फिर वापस वो नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, वहां पे फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। फ्रोथ स्टेबिलाईजर, तो इसका काम पूछ लिया जाता है, फ्रोथ स्टेबिलाईजर कौन होता है और काम क्या होता है। तो इसका काम है फ्रोथ को स्टेबलाइज करना। मतलब ये कि ये बबल जो है वो फटे नहीं, बल्कि देर तक वो बबल के फॉर्म में ही रहे। जिसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है, जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो है क्रिसॉल एंड एनालीन। क्रिसॉल जानते हैं? क्रिसॉल जब OH और CH3 अगर लगा हो तो इसको बोला जाता है क्रिसॉल। और एनलीन भी जानते हैं, इन तो जानते ही होंगे। ठीक है, दिस वन। तो ये फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम करते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि लेड सल्फाइड का अगर ओर है ना, तो इसमें जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी होती है, ये इंप्योरिटी होती है। तो एक सल्फाइड की ओर में अगर दूसरे सल्फाइड की इंप्योरिटी होने लगी तो दोनों पहुंच जाएंगे बबल पे, क्योंकि दोनों है। तो एक को वाटर में सॉल्युबल बनाया जाता है और दूसरा वाला वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, वो बबल्स पे जाके लगता है, मतलब ऑयल में जाके लगता है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कि एक की सॉल्युबिलिटी वाटर में इनहांस हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं डिप्रेजेंट। डिप्रेजेंट, तो क्वेश्चन पूछा था डिप्रेजेंट की तरह क्या यूज किया जाता है। तो डिप्रेजेंट स्पेशली इन केस ऑफ गैलेना, इन केस ऑफ गैलेना डिप्रेजेंट इज, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर गैलेना के केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। डिप्रेजेंट इज सोडियम साइनाइड, NaCN, जो कि क्या करेगा, जिंक सल्फाइड की वेटेबिलिटी वाटर में बढ़ा देता है। कैसे? उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ZnNa2 ZnCN4 बना देगा प्लस Na2S। और ये दोनों ही क्या होते हैं भाई, वाटर सॉल्युबल। ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल है, जिसकी वजह से जो भाई वाटर सॉल्युबल हो गया है, तो इसका मतलब है वो जो है पानी में घुल जाएगा और बचा क्या रह गया वहीं पे, वहां पे PBS बचा रह जाएगा, केवल उसको मौका मिलेगा ऑयल पे जाने का। ठीक है, तो ये ऑयल पे जाके लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? यस सर। एक और वर्ड यूज किया जाता है, फ्रोथ एक्टिवेटर भी बोला जाता है। फ्रोथ एक्टिवेटर, एक्चुअली क्या होता है फ्रोथ एक्टिवेटर में, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कॉपर सल्फेट, हम लोग यूज कर लेते हैं कॉपर सल्फेट एज ए फ्रोथ एक्टिवेटर। इसका काम क्या होता है, उसके सरफेस पर जाके, मतलब वो जस्ट क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देता है, जिससे कि होता क्या है, ये फ्रोथ एक्टिवेटर लाइटनिंग द फ्रोथ, लाइटनिंग द फ्रोथ, फ्रोथ की डेंसिटी को कम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बबल बनेगा तो तेजी से ऊपर की तरफ शूट होगा, जल्दी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फ्रोथ को डेंसिटी को कम करता है ये, तो ये ध्यान रखना। बस इतनी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, अगर इतना चीज याद हो जाएगा तो आपको इसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ प्रोसेस,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीचिंग। मैं बोल रहा हूं ये सेकंड मोस्ट है फ्रोथ, इसके बाद सल्फाइड ओर के बाद में ये सेकंड मोस्ट प्रोसेस है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है लीचिंग पर। लीचिंग का मीनिंग क्या होता है? लीचिंग का मीनिंग होता है कि अगर आप ओर को ट्रीट करो किसी केमिकल से और किसी केमिकल से ट्रीट करने पर रिजल्टिंग ये हो जाए कि कोई एक आइदर इम्प्योरिटी और रिएक्ट विथ केमिकल टू फॉर्म सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस हो जाए केमिकल से रिएक्ट करके, आइदर और इम्प्योरिटी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। लाइक हम मान ले रहे हैं और डिसॉल्व, तो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी भाई? इम्प्योरिटी रिमेन अनडिसॉल्व। लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो सकता है कि इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो जाए और रिमेन अनडिसॉल्व, ठीक है? तो उसके बाद तुम क्या करोगे? फिल्टर मारोगे तो एक रेजिड्यू में पहुंच जाएगा और एक सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा, फिल्ट्रेट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल पूछा जाता है और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो याद होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है एल्युमिनियम में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम में प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, जहां पर कि हम लोग एल्यूमिना Al2O3.2S2, दैट इज बॉक्साइड ओर। एक्चुअली बॉक्साइड ओर को हम ट्रीट कर देते हैं NaOH से। और ये कौन सा बॉक्साइड है? ये रेड बॉक्साइड। कौन सा बॉक्साइड है? रेड बॉक्साइड है। तो रेड बॉक्साइड का मतलब क्या हो गया? रेड बॉक्साइड का मतलब हो गया Fe2O3 चीफ इम्प्योरिटी। बात समझ आ रही है? मतलब मेन इम्प्योरिटी कौन है? आयरन 3 ऑक्साइड। और Fe2O3.XS2O, इसी को आपने जो है रस्ट बोला था, याद है? तो उसी वजह से जो है उसका कलर, बॉक्साइड का कलर थोड़ा रेडिश सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेड बॉक्साइड। और आपको पता है कि आयरन का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होगा और एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होगा। तो एम्फोटेरिक वाला तो रिएक्ट कर जाएगा NaOH से, लेकिन जो आयरन है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे NaAlO2 बन जाएगा, जबकि Fe2O3 रिमेन एज इम्प्योरिटी, रिमेन इनसॉल्युबल। Fe2O3 जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल। जबकि ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहे तो Al2O3 है, उसका बैलेंस इक्वेशन NaOH से लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं केवल स्कीम बता रहा हूं कि क्या स्कीम है। और जैसे ही ये सॉल्युबल हो गया, आप क्या करो? इसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने पर कहां पे क्या मिलेगा? बोलो। रेजिड्यू में क्या मिला? रेजिड्यू में मिल गया Fe2O3, रेजिड्यू को हटा दिया। और फिल्ट्रेट में क्या मिल गया? फिल्ट्रेट में मिल गया NaLO2। NaLO2। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी इज pH डिपेंडेंट। pH डिपेंडेंट, इसका मीनिंग क्या है? हाई pH पे सॉल्युबल होगा, लो pH पे फिर से प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी इज pH डिपेंडेंट, सॉल्युबल एट क्या? हाई pH। हाई pH का मतलब, हाई pH का मतलब बेसिक मीडियम। तो इसका मतलब क्या है? हाई pH पे सॉल्युबल है, इसका मतलब pH लो होने पर इनसॉल्युबल होने लगेगा, ये प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है। तो
अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कैसे इसकी सॉल्युबिलिटी को कम करें, पीएच को कम कैसे किया जाए, कैसे घटाया जाए। तो वहां पे अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या मेथड यूज होता है, इस मेथड में आपको पता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दो, चाहे एसिड को डाइल्यूट कर दो या बेस को डाइल्यूट कर दो, अगर एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच बढ़ने लगेगा और बेस को डाइल्यूट करोगे तो पीएच घटने लगेगा, क्योंकि दोनों जो है कहाँ की तरफ पहुंचेंगे, डाइल्यूशन करने पर 7 की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने लगते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। सर एसिड के लिए सर कोई वीक एसिड मिला दे, पानी मिलाना जो है अच्छा मतलब कॉस्टली पड़े, मतलब चीप पड़ेगा, या फिर जो है कोई एक कंपाउंड मिलाना, पानी मिलाना, पानी सबसे सस्ता है, मिलाओ बाल्टी बाल्टी भर के। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो सारा काम किससे हो रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि शादियों में ना वो बिस्लरी की बोतल नहीं मिलती थी, वो कंडाल जो है एक रखा होता था कॉर्नर पे, कंडाल समझते हैं, बड़ा सा कंटेनर है ना, उसमें पानी रहता था और जग से निकालते थे और वही जो है दिया जाता था, है ना। कोई जो है ये नहीं होता था कि जो है पानी पता नहीं कैसा है। अब कोई उस कंडाल का पानी पिएगा ना तो वो वहां पानी पीना ही छोड़ देगा, जाएगा शादी में बिना पानी पिए ही चला आएगा। समझ आ रहा नहीं, आज के टाइम में एक छोटी सी 5 रुपए की बोतल रख दी जाती है, भैया पियो, पीना है पी लो, नहीं तो ले जाओ उठाकर। ठीक है ना, तो दैट इज, तो उस समय कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सारी चीजें होती थी, है ना, भंडारा टाइप का चलता था, है ना। अब जो है स्पेशल किया जाता है, भैया बस 100 लोग को बुलाना है ना, 100 से अगर 100 जो है 2 होंगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। पहले जो है बुला लेते हैं भाई 1000 लोग की दावत है, 2 गांव 3 गांव को आना है, ठीक है, तो सबको बुला लिया जाता था। तो दैट इज, तो क्या दुबई क्या, अच्छा तो ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ दुबई जो एक टाइम पे ना उसको कर्श बोला गया था कि वो जो वाटर है ना उसको कर्श माना जाता था, वहां का पानी जो था। ओके ठीक है, तो अब बात करें इसकी, क्या यहाँ पर हुआ एडिशन ऑफ वाटर किया गया तो जिसकी वजह से डाइल्यूशन हुआ, पीएच डाउन हो गया और NaOH की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो हो क्या गया एक्चुअली, NaAlO2 वो डाइल्यूट करने पर NaOH एंड Al यहाँ क्या हो गया, प्रेसिपिटेट मिलने लगता है, पीपीटी फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो इसको तुम दिखा सकते हो। नाउ ये क्लियर है भाई? कलर इसका क्या होगा? अरे AlOH होल थ्राइस वैक्सी वाइट बताया हुआ है, नहीं क्या? तो इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कितना हाइड्रोजन, 3 यहाँ हो गई है, एक ये 4 यहाँ पे हो गई है, 2s2 कर लो, तो 2 4 1 और ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो जैसे ही प्रेसिपिटेट हो गया फिर से इसको फिल्टर मारो, फिर से फिल्टर करो। अब बताओ फिल्टर रेजिड्यू में कौन और फिल्ट्रेट में कौन, रेजिड्यू में कौन और फिल्ट्रेट में कौन। तो फिल्ट्रेट में तो NaOH चला गया, ठीक है, हमको यहाँ से उसका NaOH का सॉल्यूशन है, और रेजिड्यू में क्या मिला, AlOH होल थ्राइस। इसको गर्म कर देते हैं, इसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे, हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर वो Al2O3 बन जाएगा एंड प्लस H2O। तो ये एल्यूमिना मिल गया, एल्यूमिना। तो ये हो गया इसका कोर का कंसंट्रेशन। बॉक्साइड को हमने इम्प्योरिटी हटा के केवल प्योर एल्यूमिना हमने Al2O3 ले लिया है। ये बात समझ में आ गई? ये स्टेप क्लियर है भाई?
ये पूरे प्रोसेस का नाम है, क्या नाम है? इट इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो मैं अब इतना डिटेलिंग में वहां नहीं बताऊंगा जहां पे वो है। मैं चूंकि इसके एग्जांपल्स में मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल्स है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा है एग्जांपल, सिल्वर सल्फाइड का प्यूरिफिकेशन। सिल्वर सल्फाइड में क्या होता है भाई? सिल्वर सल्फाइड में हम यूज करते हैं NaCN, जिसमें कि ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है साइनाइड का, और साइनाइड सिल्वर बाइट क्या इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे कॉम्प्लेक्स बनाता है साइनाइड के साथ में। तो बताओ क्या बनेगा? NaAgCN होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसका कितना मोल हो जाएगा? 4 मोल, और ये बन जाएगा 2 मोल, और ये बन जाएगा Na2S। और ये जो है, अब देखो, जबकि जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी क्या है? इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। तो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल है, और ये Ag2S जो है ये सॉल्युबल हो गया, ये हो गया सॉल्युबल। तो अब क्या करोगे? फिल्टर कर दो। इसको फिल्टर करोगे तो रेजिड्यू में कौन पहुंचेगा और फिल्ट्रेट में कौन पहुंचेगा? रेजिड्यू में कौन होगा? इम्प्योरिटी। और फिल्ट्रेट में क्या पहुंचा? फिल्ट्रेट में NaAgCN होल ट्वाइस पहुंचा, और जो सल्फाइड वगैरह है वो पहुंच चुका है। इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ZnS जिंक से, जिंक पाउडर मिला दिया जाता है, जिंक डस्ट बोलते हैं। जिंक डस्ट ऐड करके, ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस मतलब कई सालों से, आप बोल सकते हो 400-500 साल पुराना ये प्रोसेस है, और ये जो है ये चला आ रहा है। लोग जो है वो यही काम करते रहते हैं। यही काम सोने पे भी होता है, यही काम चांदी पर भी होता है। ठीक है, कि NaCN से ट्रीट करते हैं, NaCN से ट्रीट करके वो सॉल्युबल हो जाएगा, फिर उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्ट्रेट को फिर जिंक मिला के उसको स्टिर करते रहते हैं। और जिंक मिला के स्टिर करेंगे तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका 2 मोल लगता है। इसका कितना मोल लगता है? 2 मोल, और इसके 1 मोल से रिएक्शन होता है, और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Na2ZnCN होल 4, ये सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि सिल्वर जो है यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये देखो, ये 2 मेथड एक्चुअली, यहाँ पे 2 मेथड एक साथ हो गए। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी हो गया, एंड और क्या, रिडक्शन भी हो गया। नहीं क्या? अरे हमको सिल्वर ही तो चाहिए होता है, तो 2 स्टेप नहीं हो गया? ये वाला यहाँ पे आके जिंक से जो ट्रीटमेंट कर दिया, तो कंसंट्रेशन प्लस रिडक्शन 2 स्टेप एक साथ हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज गोल्ड पे भी कर लिया जाता है, गोल्ड पे भी कर सकते हैं ना। तो ये सेकेंड स्टेप पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या था भाई? थर्ड स्टेप था कैल्सिनेशन और रोस्ट। हाँ जी, सर हाँ जी। सर इससे पहले जो रिएक्शन थी उसमें सर फिल्ट्रेट में क्या था? इससे पहले कहाँ? ये फिल्ट्रेट, ये इससे पहले वाली रिएक्शन में सर, इससे पहले। ये यस सर, NaOH। हाँ, NaOH का जो बेसिक मीडिया में बेसिक सॉल्यूशन उधर चला गया। हाँ जी, ये गोल्ड के लिए क्यों करेंगे? गोल्ड तो वैसे नेटिव फॉर्म में मिलता है। नहीं नेटिव फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी तो रहेगी ना।
तो उसमें भी ये रिएक्शन करा दिया जाता है। ठीक है, गोल्ड के लिए बस किया क्या जाता है एडिशनल में, NaCN के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी सप्लाई की जाती है। तो ऑक्सीजन इसलिए सप्लाई की जाती है ताकि गोल्ड का ऑक्सीडेशन हो जाए, और फिर ये कॉम्प्लेक्स वही बनता है NaAuCN होल ट्वाइस, यही कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें गोल्ड का +1 में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद जिंक के साथ में रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की भी सप्लाई हमको करनी पड़ती है, वाई? ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि भाई इसका हमको क्या करना है, 0 से +1 में ऑक्सीडेशन कराना होता है। ठीक है, तो ये ZnCN होल 4 एंड Na2 एंड प्लस Au, ये अलग हो जाएगा, दिस वन। और इस वाले स्टेप में बोला जाता है कि यहाँ बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है। इसमें बाद में ऑक्सीजन की, शुरू में ऑक्सीजन की सप्लाई, यहाँ पे बाद में, इसलिए कि इसमें पहला वाला जो स्टेप होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। अगर रिवर्सिबल है तो देखो यील्ड इसकी खराब हो जाएगी। तो क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाता है जिससे कि ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है, Na2SO4 एंड Na2S2O3 में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इरिवर्सिबल हो गया तो प्रोडक्ट हट गया, तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड बन जाएगा। तो फॉरवर्ड एक्शन में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसकी यील्ड मिलेगी और ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये दो एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है कि इस वाले में हमको बाद में ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है और इस वाले में हमको पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है। तो इस वाले में पहले क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है ना, सॉरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नेटिव फॉर्म में अगर होगा तो हमको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। इसमें बोला जाता है, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कहाँ कराया जाता है? ये कराया जाता है रिवर्बेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, अब ये रिवर्बेटरी फर्नेस है, रिवर्बेटरी फर्नेस होता क्या है वो देख लो। ये एक फर्नेस है जिसमें ओर को डायरेक्ट हीट सप्लाई नहीं की जाती है, डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है, बल्कि इनडायरेक्ट हीट, मतलब वो हीटिंग बाय कन्वेक्शन मेथड जानते हैं? जैसे सूरज की रोशनी से हम लोग गर्म होते हैं तो सूरज हम लोग को सीधे हीट नहीं कर रहा है, तो रेडिएशन। हाँ, तो वही कुछ ऐसा ही कुछ है कि यहाँ हीटिंग देखो यहाँ पे हो रही होती है, यहाँ पे हर्थ लगा होता है। ठीक है, हर्थ यहाँ पे लगा है, यहाँ से बर्निंग किसका होता है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जानते हैं? N2 एंड CO का मिक्सचर होता है। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस क्वेश्चन आता है, तो वाटर गैस H2 एंड CO के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं और N2 और CO गैस के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो इससे जो हीट निकलती है वो हीट जो है यहाँ पे और रखा हुआ होता है। ठीक है, उस ओर के थ्रू जाती है। ठीक, और यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं, विंडो बनी हुई होती है। तो विंडो क्लोज करके प्रोसेस हो रहा है, विंडो ओपन करके हो रहा है। विंडो क्लोज करके प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिमिटेड एयर सप्लाई। ठीक, और विंडो ओपन करके प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं एयर सप्लाई, प्रॉपर एयर सप्लाई। तो अगर हम लिमिटेड एयर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैल्सिनेशन चलता है, और अगर हम यही विंडो ओपन कर दें तो O2 की सप्लाई होने लगेगी, फिर उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। मतलब सेम फर्नेस में रोस्टिंग भी चल रही होती है और क्या कैल्सिनेशन भी चल रहा होता है, बस एक प्रोसेस विंडो ओपन होके होता है, एक प्रोसेस विंडो क्लोज होके होता है। तो ओपन विंडो में रोस्टिंग और क्लोज विंडो में कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में एयर की जरूरत नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए इज एयर रिक्वायर्ड फॉर कैल्सिनेशन, आंसर इज नो। ठीक है, तो क्या किया जाता है इसमें? कैल्सिनेशन कहाँ रिक्वायर्ड है?
ये रिक्वायरमेंट है फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। अगर कहीं पर मॉइस्चर आ गया है, जैसे हमने अभी क्या किया था भाई, अभी हमने ये किया था कि ओर को वॉश किया था हाइड्रोलिक वॉशिंग से, तो ओर तो पूरा गीला हो चुका है, नहीं तो उसका मॉइस्चर जो है हटाना पड़ा, तो उसके लिए करना हो। अगर कार्बोनेट का ओर हो, और कार्बोनेट ओर, तो कार्बोनेट ओर अगर होगा तो वो हीट करने पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर देगा, ठीक है। या फिर हाइड्रोक्साइड ओर हो, हाइड्रोक्साइड ओर हो, तो अगर हाइड्रोक्साइड है वो भी हीट करने पे वाटर रिमूव कर देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हो रहा है कि लाइक दिस कि Fe2O3.XH2O है, लेट अस सपोज लाइक दिस, तो इसको हीट करने पर ये Fe2O3 प्लस XH2O ये निकाल दे रहा है, या FeCO3 है, हीट करने पर ये Fe क्या O+CO2 कर दे रहा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा चीज है कि कोई ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वगैरह है, तो वो भी क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल इसको 2 कर दो ना, तो साइड और मान लेते हैं दिस वन, या Al2O3 कर लो, या इसको ठीक है X ही रहने दो, कोई सर दिक्कत नहीं है। ऊपर जो आपने बताया था लिमिटेड एयर सप्लाई, तो यही लिखेंगे कि H2O रिमूव करता है, CO2 रिमूव करता है। हाँ हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एयर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, तो वो विंडो क्लोज कर दी जाती है, तो वर्ड यूज कर लिया था लिमिटेड एयर सप्लाई, ठीक है, क्लियर यस है। सर। अच्छा, एक और बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कोई हाइड्रोक्साइड वगैरह है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड वगैरह है ना, इसको हीट करोगे, कैल्सिनेशन करोगे, तो ZnOH2O ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका हमको क्या, वाटर रिमूव करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, या हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, हीटिंग ऑफ ओर किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, या यहीं पे वर्ड यूज कर लिया जाता है क्या, लिमिटेड एयर सप्लाई, लिमिटेड एयर सप्लाई वर्ड यूज कर लिया जाता है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब और जो है मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। तो बताओ होगा क्या, इस प्रोसेस के बाद जो कैल्सिनाइज्ड ओर होगा, ठीक है, वो पोरस हो जाएगा, नहीं क्या, क्योंकि उसमें से गैसेस निकल रही हैं। जैसे आप जो है पारोटी देखते हो ना, उसमें जो है ब्रेड में बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे ओर बिकम पोरस, और बिकम पोरस, क्योंकि उसके अंदर से मॉइस्चर निकल रहा है, उसके अंदर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जिसकी वजह से और मेल्टिंग हो नहीं रही है, ठीक है, मेल्ट कर नहीं रहा है, तो और बिकम पोरस। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा मैं बोल रहा हूँ रोस्टिंग सर करो। हाँ जी, सर सर ये हाँ पोरस जी, मीन्स क्या होता है? ठीक, उसमें होल हो जाते हैं, ठीक है, यस होल, पोर छेद, ओके। रोस्टिंग की बात करो, रोस्टिंग में क्या करते हैं, ये भी कहाँ करते हैं, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्या प्रोसेस कराना होता है, प्रोसेस कराना होता है ये फॉर सल्फाइड ओर, फॉर सल्फाइड ओर, ये
सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग कराई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल ओर होते हैं, जैसे ऑक्साइड ओर वगैरह है, उनके लिए भी करा दिया जाता है। कब? जब कोई ऐसी इम्प्योरिटी हो जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वोलेटाइल ऑक्साइड बना दे। if ore has impurity of element like sulfur, phosphorus, कार्बन एंड मेटल भी हो सकते हैं, निकेल, मैग्नीज एक्सेट्रा, एक एलिमेंट लाइक इधर करेंगे लाइक दिस, विच कैन फॉर्म क्या? वोलेटाइल ऑक्साइड। तो अगर ऑक्साइड वोलेटाइल अगर इनका होगा तो ऑक्साइड बनता जाएगा और वो वेपराइज होता रहेगा। ठीक है, सिलिका हो सकता है इसके अंदर, SI हो सकता है। तो ये सब जो है यूज किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो जाता है कि अगर हमने लाइक CuS ले लिया, इसकी हमने रोस्टिंग करा दी, तो या CuO बन गया प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 3/2O2 दिस वन, तो ये प्रोसेस हो गया। या फिर अगर उसमें सल्फर की ही इम्प्योरिटी है तो वो रिएक्ट करके SO2 वगैरह बन गया। या फिर फास्फोरस की इम्प्योरिटी है तो वो रिएक्ट करके P2 P4O10 के फॉर्म में निकल जाएगा। और चूंकि हीटिंग हो रही होती है तो ये जो ऑक्साइड है ये वोलेटाइल ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो ये वेपराइज हो जाएंगे। क्लियर है भाई? ये क्लियर है? सर ऊपर कैल्सिनेशन के लिए कोई फिक्स और होता है कि वो किसी के लिए भी? नहीं, जहां भाई हमको ये बोल तो रहे, नहीं वहां कोई फिक्स और नहीं है, वहां पे कोई फिक्स और नहीं है। यहाँ पे बस सीधे पूछा था क्या प्रोसेस कराना होता है कैल्सिनेशन में। ठीक है, ओके सर। तो रोस्टिंग में स्पेशली सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन कुछ ऐसे भी ओर होते हैं जो नॉन सल्फाइड होते हैं, उसमें भी किया जाता है। जैसे आयरन की मेटलर्जी में भी रोस्टिंग की जाती है, कैल्सिनेशन भी किया जाता है, रोस्टिंग भी की जाती है आयरन की मेटलर्जी में। तो कैल्सिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन की मेटलर्जी में आयरन का कुछ फॉर्म FeCO3 के फॉर्म में होता है। तो FeCO3 के फॉर्म में है तो वो FeO और CO2 बन जाएगा, तो आयरन वहां से जो है रिड्यूस हो जाएगा। आयरन जो है FeO के फॉर्म में जो है, अगर हम रोस्ट इसकी कैल्सिनेशन नहीं कराते तो ये वाला आयरन लॉस हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वहां पे करा दिया जाता है। रोस्टिंग क्यों करा देते हैं आयरन की मेटलर्जी में? क्योंकि उसमें आयरन में इन सब की इम्प्योरिटी होती है, तो इस वजह से वो इम्प्योरिटी वोलेटाइल ऑक्साइड बन के निकल जाती है। ये क्लियर है भाई? ये क्लियर है? इसमें क्या कर यस रहे होते सर। हैं? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? हीटिंग ऑफ और बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां ध्यान रखना एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। नाउ तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, अब कौन सा मेथड बचा? अब क्या बचा भाई? रिडक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल का रिडक्शन कराना हो तो ये मेटल कहां से बिलोंग करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये मैटर करता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत लो रिएक्टिव मेटल है, मिडिल वाला है, किस तरह का है, इस पे डिपेंड करता है। और मैं बोल रहा हूं ये प्रोसेस ऐसा होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कम पैसे लग रहे हो। तो इसमें
पहला मेथड जो होता है वो होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग का मतलब है मेल्ट करेंगे मेटल, और स्मेल्टिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज कर लेते हैं कार्बन का, कोक का, या कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग बाय कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ पे क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर एबव मेल्टिंग पॉइंट करते हैं। हीटिंग ऑफ ओर एबव मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग एबव मेल्टिंग पॉइंट चलता है, तो ओर जो मिलेगा वो मॉल्टन फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड होता है, इसको कोक से ये रिएक्ट करता है, और कोक से रिएक्ट करके ये जिंक और CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करीब करीब जो है 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है। उसी तरह से Fe2O3 है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और वो Fe3O4 पहले बनता है, CO2 बना देगा। और ये ध्यान रखना कि C जब कोक रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो वो क्यों बनता है, वो उस पर क्वेश्चन आता है। Fe3O4 है, Fe3O4 है, फिर से ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है, और ये FeO प्लस CO2 बना सकता है, और फिर से FeO CO से रिएक्ट कर सकता है, और ये Fe प्लस CO2 बन सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ये चल रहा होता है बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, 800 के नीचे प्रोसेस चल रहा है। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि 800 का मतलब हो गया कितना, करीब केल्विन में ये करीब 1073, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 मतलब ये 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और 800 के ऊपर कोक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये ध्यान रखना, आगे बताएंगे। इसके बाद है रिडक्शन बाय H2। तो H2 इज नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, महंगी भी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे H2 को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसिव है, हाइड्रोजन इज एक्सपेंसिव है। तो अगर जहां पे अल्टरनेटिव मेथड है तो हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, नॉट वेरी सेफ, ठीक है। तो जैसे कुछ हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसको अगर हमको रिड्यूस करना हो Cu प्लस H2O, इससे तो सर बहुत आराम से बन सकता है सारा कुछ, सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या सब आ जाता है, क्या चोरी का है क्या है? कि कटिया मार के तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जहां पे अगर मान लो बहुत बड़े स्केल पे नहीं करना है, छोटे स्केल पे करना है, तो फिर हम जो है फिर हाइड्रोजन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई, ये क्लियर है? यस सर। नाउ इसके बाद बात करते हैं, तीसरा है मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेटल जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, यहाँ पे दो प्रोसेस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है रॉल प्रोसेस,
रॉल्स प्रोसेस। तो ये किसके लिए किया जाता है? याद रखना, रॉल प्रोसेस स्पेशली टाइटेनियम के हाइलाइट के लिए किया जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम यूज किया जाता है। ठीक है, टाइटेनियम क्लोराइड हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रॉल प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? मैग्नीशियम। यस, तो बस इतना ही याद रखोगे, इतना सफिशिएंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज मैग्नीशियम। और दूसरा है गोल्ड श्मिट हर्माइट प्रोसेस। हर्माइट प्रोसेस, इसमें पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जैसे Fe2O3 है, इसका रिएक्शन हम एल्युमिनियम से कराते हैं, तो ये Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? Fe2Fe। और ये जो Fe है वो कैसा बनता है भाई? मॉल्टेन। और इस मेथड का यूज कर लिया जाता है रेलवे ट्रैक्स के क्रैक को सही करने के लिए। अगर कहीं रेलवे ट्रैक क्रैक कर गया है, गर्डर जो है क्रैक कर गई है, तो उसमें यही किया जाता है। एक जो है इस तरह का कप होता है, ठीक है, जिसमें जो है हम ये करते हैं, हाँ पूरा ऐसे कप रहता है, इसके अंदर पूरा आयरन और ये इन दोनों का मिक्सचर लगा दिया जाता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर Fe और एल्युमिनियम का पाउडर मिला के इसके अंदर डाल दिया जाता है, और इसके अंदर एक मैग्नीशियम की रिबन होती है। थर्माइट हीटिंग को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम की एक रिबन होती है, मैग्नीशियम की रिबन को आग लगाया जाता है, और फिर होता क्या है, इससे फिर इस पूरे का कंबशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से आयरन मॉल्टेन फॉर्म में आयरन गिरता है। तो जहां पर क्रैक्स है वहां पे जो है वो गिरा दिया जाता है, और फिर वो टेम्परेचर डाउन होता है तो क्रिस्टलाइज हो जाता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आयरन के लिए हो गया। क्रोमियम का भी इसी तरह से होता है, क्रोमियम का जो होगा दैट इज Cr2O3 इस तरह से। तो एल्युमिनियम के साथ में ये हो जाएगा Al2O3 प्लस 2Cr, या मैग्नीज का Mn3O4 के फॉर्म में होता है, Mn3O4 एल्युमिनियम है, बैलेंस कर सकते हो। इसको यहाँ 3 कर लो, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, 9 हो गया, इस पे 4 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है भाई? ये क्लियर है? यस सर। ना यस सर। तो ये मेटल के थ्रू रिडक्शन है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में ऑटो रिडक्शन वर्ड यूज किया जाता है, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मीनिंग क्या है? ऑटो रिडक्शन बोलेंगे या सेल्फ रिडक्शन बोलेंगे? ठीक है, इसका देखो क्या होता है, इसमें एयर सप्लाई, मान लो ये, अच्छा ये 3 ही मोड के लिए किया जाता है, याद रखना। ये किया जाता है फॉर कॉपर सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉपर के सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड और इसके लिए। तो इसमें क्या किया जा रहा है, Cu2S होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहां पे देख लो, इसमें क्या किया जाता है कि जस्ट आप एयर सप्लाई, मान लो Cu2S है, इसमें आप एयर सप्लाई करते हो, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। हमको कुछ टाइम के लिए एयर सप्लाई करना होता है, जिससे कि आधे से ज्यादा और ऑक्सीडाइज हो जाए, और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा Cu2O
प्लस SO2 गैस, वो जैसे रोस्टिंग थी उसी टाइप का इक्वेशन है ये, नहीं क्या? सल्फर है, सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो यहाँ पे 3/2O2, और जब ये हो जाएगा उसके बाद एयर सप्लाई रोक दी जाती है। एयर सप्लाई रोक दी मतलब हीटिंग खत्म कर दी गई, और हीटिंग खत्म करने पे जो बना हुआ ऑक्साइड है बचे हुए सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, Cu2S प्लस Cu2O, इसका 2 मोल, तो ये क्या बन जाएगा? Cu प्लस SO2 फिर से बन जाएगा, दिख रहा है ये, दिस वन। तो यही रिएक्शन मरकरी के साथ दिखा सकते हो इसी तरह से। मरकरी के साथ क्या दिखाओगे? HGS प्लस O2, तो O2 कितना लगेगा? 3/2 लगता है, 3/2O2, तो ये क्या बन जाएगा? HgO प्लस SO2, और फिर उसके बाद एयर सप्लाई रोक दी गई, मतलब एयर सप्लाई क्या, हीटिंग रोक दी गई, ठीक। और हीटिंग रोक देने पर अब वो खुद ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा HgO से, तो इसका 2 मोल लगेगा, तो ये कितना मोल बनेगा? 3 मोल Hg बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा, और यही सेम रिएक्शन जो है लेड के साथ में। क्लियर है भाई? याद रहेगा। तो 3 एलिमेंट हैं, उनके लिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑटो रिडक्शन किसके लिए कराया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद बात की जाती है कि कुछ मेटल जो होते हैं उनका ऑटो रिडक्शन नहीं होता, मेटल से भी रिडक्शन नहीं करा सकते हैं। रीजन, रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत ऊपर है। बताओ जरा, बहुत ऊपर वाले मेटल का नाम बताओ कोई रिएक्टिविटी सीरीज में। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल स्पेशली, है ना, लिक, बसर, काना, मैगाल, ये सब जो है ऊपर वाले थे, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका जब कोई एलिमेंट रिड्यूस नहीं करा सकता, उनको कोई रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं है उनके लिए, तो उसके लिए फिर हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर हाई रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, एल्युमिनियम वगैरह का भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का जो एल्यूमिना ओर होता है ना, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इन सब में ये करा दिया जाता है। तो उसमें जैसे जैसे अभी हमने बताया कि NaCl है, NaCl से हमको मेटल निकालना है, तो हम क्या करें? ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था, याद है? मॉल्टन NaCl लेंगे, कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड पे सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वहां पे हमने वो पूरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, तो वो पूरा लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। तो मैं वहां पे जो मैंने बताया था मैं यहाँ पे दोबारा बताने नहीं जा रहा हूँ। वहां मैंने कॉपर सल्फेट का भी जो है वो बताया, कॉपर का प्यूरिफिकेशन भी बताया था, याद है? कॉपर का यूजिंग कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो सब यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक टर्म आता है हाइड्रोमेटलर्जी टर्म। ये हो गया, सारे प्रोसेस जो जितने होने थे वो हो चुके हैं। अब अलग से हो गया एक प्रोसेस है, एक वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोमेटलर्जी, और एक वर्ड यूज होता है पायरोमेटलर्जी। देखो, हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस बाय यूजिंग सॉल्यूशन,
उसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। और पायरोमेटलर्जी का मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस बाय यूजिंग फायर, तो जहां फर्नेस यूज हो रहा है, ठीक है। तो जहां फर्नेस, जैसे एल्युमिनियम की मेटलर्जी में फर्नेस यूज होता है, आयरन की मेटलर्जी में फर्नेस यूज होता है, कॉपर की मेटलर्जी में फर्नेस यूज होता है, जबकि गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी में कोई फर्नेस वगैरह यूज नहीं हुआ था। याद है? यहां पर स्पेशली पूछ लिया जाता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, स्पेशली इस पे क्वेश्चन आता है। सीधे मैक आर्थर प्रोसेस भी बोल दिया जाता है, साइनाइड प्रोसेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये वही है जो अभी हमने सिल्वर और गोल्ड का जो है वो रिएक्शन कराया था, ठीक है, Ag2S वाला NaCN के साथ में। तो यहाँ कोई आग वगैरह नहीं यूज हो रही है, ठीक है भाई। फिर क्या किया गया है दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में क्या जिंक से ट्रीट किया गया है, वही रिएक्शन है पूरा। और क्या था भाई? सिल्वर रिड्यूस हुआ, जी दिस वन। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, मैं वो आप लोग को दिखा दे रहा हूं। दिस वन, ये पूरा इक्वेशन है। ये बैलेंस इक्वेशन पूछा हुआ है गोल्ड की मेटलर्जी में, ठीक है, कि ऑक्सीजन कितना मोल, एक गैस पूछा गया था, उस वो गैस कौन सी है और कितना मोल लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 मोल के लिए कितना मोल गैस वाली ऑक्सीजन लगी है, 1 मोल ऑक्सीजन लगी हुई है। और ये पूरा प्रोसेस है, साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स बना लिया है, और ये NaCN है, ध्यान रखना NaCN है, तो यहाँ पे OH के जगह NaOH दिखाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में रिड्यूस करा दिया गया, और जबकि यहाँ पे देख लो ये कंडीशन बना दी गई है। तो यहाँ जो एयर सप्लाई है वो किस लिए हुई है? यहाँ एयर सप्लाई हुई है इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, जबकि यहाँ एयर सप्लाई हुई है मेटल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए नहीं, बल्कि जो उसका Na2S बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीजन यूज की जाती है, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और वही थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा T, इन्हीं सब का यूज होना है। एलिंगम डायग्राम वगैरह है। ये चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग वो करना स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मतलब ज्यादातर प्रोसेस के नाम और उनमें होने वाले रिएक्शंस पूछे जाते हैं। नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नाम दे देगा इनमें से ये वाला प्रोसेस कौन है, तो आपको वो मतलब दिमाग में यही नहीं रहता है कि नाम किससे मैच कर रहा है। रॉल प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस, सबसे ज्यादा प्रोसेसेस के नाम यहाँ से आते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में उसमें से एक देख के टिक करना होता है बस। तो हर प्रोसेस में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है और किसके मेटलर्जी में यूज हो रहा है, ठीक है। चलो